कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ है। मुकेश अंबानी ने अपने बेटे के शादी में ही 10,000 12,000 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया। जियो वाला चाहे ना तो एयरटेल वाले को भी दबा दे, पर क्या है ना कि एक रूल है इंडिया में, कोई किसी एक सेक्टर पे ना अकेला राज नहीं कर सकता है। नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे एमटीएनएल शेयर के बारे में। ये शेयर बस भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है और भागते ही जा रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें आखिर हो क्या रहा है। अगर मैं बात करूं 1 वीक में, तो 1 वीक में ये 66% चल चुका है और 1 मंथ में ऑलमोस्ट इसने पैसा डबल कर दिया है। 40 रुपए से चलकर अभी 83 रुपीज़ पे खड़ा है और 1 ईयर पे इसने 300% का रिटर्न दिया है और 5 ईयर में ऑलमोस्ट इसने 1000 गुना रिटर्न दिया है। और 1 डे में, यानी कि मैं आज की बात करूं, यानी कि मैं 23 जुलाई की बात करूं, तो ये 23 जुलाई के दिन भी अपर सर्किट में था। ये कंटिन्यू अभी अपर सर्किट में चल रहा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इसके टारगेट निकल के आते हैं, क्या हमें ये 110 और 100 रुपए के कुछ ऐसे आंकड़े दिखा सकता है शेयर, या हमको ये ट्रैप करने के लिए ये अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाया जा रहा है। तो वीडियो में हम ये सारी बातें देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, मेन मुद्दों पे बात होने वाली है। एक्चुअली क्या हुआ था, बीच में एक न्यूज़ निकल के आई थी, ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, गवर्नमेंट ने अभी फिक्स नहीं किया है, मतलब अपना थप्पा नहीं लगाया। गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्या बोला था, बीएसएनएल और एमटीएनएल मिलके हम लोग 4G और 5G सेवाएं लॉन्च करेंगे, क्योंकि जो जियो और एयरटेल और बाकी जो वोडाफोन, तीन ही कंपनी अभी मेन बच गई है, इनके प्राइस बढ़ने के वजह से सरकार ने बोला कि हम बीएसएनएल और एमटीएनएल को मर्ज करके 4G और 5G की सेवा लोगों को देंगे, जिसके वजह से शेयर में आग लगी पड़ी है, बस भागता ही जा रहा है। और लोग ना अभी इसमें बहुत लालची हो गए, यानी कि उनका मन कर रहा है कि हम भी इसमें अपना पैसा डबल कर ले। क्या आपको इसमें पैसा डबल करना चाहिए? जो सीरियस इन्वेस्टर है या जो मतलब वैल्यूएबल इन्वेस्टर है, क्या उनको इसमें अपना पैसा डालना चाहिए? वीडियो में हम आगे देखेंगे। अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई की बात करूं तो ये एक टाइम पे 150-170 रुपये पे ट्रेड करता था और वहां से टूट के ये इसका लो गया था ऑलमोस्ट 6 की 5 रुपये पे। तो ये ऑलमोस्ट 150-200 रुपये पे गया था और 6 रुपये 7 रुपये पे आके इसने अपना लो बनाया, उसके बाद वापस रिकवर किया, अभी 83 रुपीज़ पर चल रहा है। एमटीएनएल का भी प्राइस है 83 रुपीज़ और इसका मार्केट कैप है 5,284 करोड़ और इसका बुक वैल्यू है 375 रुपीज़, यानी कि 375 रुपये, वो भी माइनस में। तो इस बात को ध्यान रखना, यहाँ से ही कंपनी में गड़बड़ दिखना चालू हो गया। मतलब समझ सकते हो, मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि ये एक ऑपरेटर गेम है जो प्राइस इसका भाग रहा है। आगे और भी हम डिस्कस करते हैं। बाकी कंपनी के अगर हम बैलेंस शीट पे देखें कि इनके जो मेन, इनका जो बेस स्ट्रक्चर देखें, कंपनी ने कितना प्रॉफिट लॉस कर रही है, तो कंपनी 2021 से, यहाँ पे 2021 से डाटा दिखा रहा है, तो मैं वहाँ तक का बता रहा हूँ आपको जितना इसमें डाटा दिख रहा है। कंपनी ने अभी तक कुछ भी प्रॉफिट नहीं किया है 2021 से, उसके पहले का इसमें नहीं दिखा रहा है। सारे लॉस में देख सकते हो, नेट प्रॉफिट 602 करोड़ का लॉस, 690, 655, 659 करोड़, 601 करोड़, मतलब ये पूरे लॉस में कंपनी। बाद में अगर ईयर ऑन ईयर की मैं बात करूँ, कंपनी का आप प्रॉफिट देख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर पा रही है कंपनी, पूरा माइनस में। हाँ, 2021 में इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया था 75 करोड़ का, पर नेट प्रॉफिट तो लॉस में ही गया था उनका 2461 करोड़ का। तो बात करूँ तो कंपनी 2013 से लेके 2024 के बीच में कुछ भी इन्होंने अभी तक प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है। और हाँ, 2014 में इन्होंने 7,821 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था और उसके बाद देख सकते हो कि कंपनी पूरी लॉस में है, मतलब पूरी लॉस मेकिंग कंपनी है, ऐसा समझ सकते हो। और इनका अगर 10 ईयर का सेल्स देखे तो कुछ भी नहीं है, माइनस है। 5 ईयर का भी सेल्स माइनस में है, पर 1 ईयर का स्टॉक देखे तो 325% का रिटर्न दे चुका है। आखिर कैसे? और इंटरेस्ट भी इनका देख सकते हो, उनके ऊपर इनको ब्याज कितना देना है, 2,690 करोड़ का, मतलब ब्याज इनको इतना देना है। और इनकी अगर बोरोइंग बात करो तो 30,000 करोड़ का ऑलमोस्ट इनके ऊपर कर्जा है और 30,000 करोड़ के ऊपर इनको कितना इंटरेस्ट देना है, ब्याज देना है 2690 करोड़, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट रहता है। मतलब इसकी जितनी औकात नहीं है, औकात से ज़्यादा 6 गुना, 7 गुना, 8, 10 गुना इसके ऊपर कर्जा है। तो इस बात को ध्यान में ही रख के आप इसमें पैसा डालने के लिए सोचना। मान लो कि आपकी कोई कंपनी है और अगर आप लॉस में हो, तो अगर आप लॉस में हो तो क्या आप अपने इन्वेस्टर को प्रॉफिट करके दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। उसमें जब तक झोल नहीं करोगे, आप कुछ उल्टे सीधे काम नहीं करोगे, तब तक कंपनी लोगों को, इन्वेस्टर को प्रॉफिट नहीं दे सकते हो। जो भी अभी इसमें चल रहा है वो केवल एक ट्रैपिंग का गेम चल रहा है और बोल सकते हो कि ऑपरेटर का गेम चल रहा है, छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है। और जब मार्केट में इतने दो बड़े लीडर बैठे, एक जियो है, दूसरा एयरटेल है, जब जियो और एयरटेल ने ये जो वोडाफोन आइडिया है इसकी वाट लगा दी, मतलब इसको खत्म कर दिया, तो मतलब एमटीएनएल कौन सी बड़ी बात है? आप सीधा एक लॉजिक लगाओ, जो जियो है और जो एयरटेल है,
अब इन्होंने इतना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, सरकार से सेटिंग लगाया है, ऑफ कोर्स लगाया, मतलब ये सबको पता है। जो जियो वाला है, मुकेश अंबानी ने अपनी इतनी रिस्पेक्ट बनाई है, लोगों को शादी में बुलाया, लोगों को खाना खिलाया, मोदी तक को बुलाया, उसका रिलेशन मतलब दुनिया भी जानती है कि जो अंबानी फैमिली का रिलेशन है पीएम के साथ कैसा है। तो आप सोच सकते हो कि मतलब अंबानी कंपनी दब जाएगा एमटीएनएल के आगे, मतलब एमटीएनएल को आगे जाने देगा, उसको 4G और 5G लॉन्च करने देगा? इम्पॉसिबल है, कभी भी नहीं हो सकता। जियो और एयरटेल काफ़ी तगड़े कॉम्पिटिटर है मार्केट में। और एक आपको बात मैं और भी बता देता हूँ, जियो वाला चाहे ना तो एयरटेल वाले को भी दबा दे, पर क्या है ना कि एक रूल है इंडिया में, कोई किसी एक सेक्टर पे ना अकेला राज नहीं कर सकता है, दो जन को राज करना पड़ेगा। अकेला अगर कोई राज करेगा ना तो सरकार उसमें घुसेगी और सरकार तोड़ देगी उस कंपनी को। इसके वजह से एयरटेल और जियो खड़े हैं, दो खड़े। आप कभी भी नोटिस करना, कोई एक सेक्टर में एक लीडर नहीं हो सकता, उसमें दो प्राइवेट लीडर को होना ही पड़ेगा। अगर दो प्राइवेट प्लेयर नहीं रहेंगे, एक ही केवल रहेगा ना, तो सरकार उसको तोड़ देगी। इसके लिए जियो और एयरटेल मार्केट में अभी तक एकदम खड़े हैं। और जियो वाला इतना पागल नहीं है, उसने इतना इन्वेस्टमेंट करके इतने टाइम लोगों को फ्री में दे के इंटरनेट, सस्ता इंटरनेट दे के, इवन अभी भी वो इंटरनेट काफ़ी सस्ता दे रहा है। तो सारी इतनी चीज़ें करके, जियो टीवी लॉन्च करके, क्या बोलते हैं कि जो ये रहते स्ट्रीम रहते, जो आईपीएल के उसने अभी स्ट्रीम वगैरह उसने खरीदे कि मैं आईपीएल दिखाऊंगा, फ्री में दिखाऊंगा, इतना कुछ करके आपको लगता है कि जियो मार्केट से ऐसे ही चला जाएगा, जियो किसी और को आने देगा? बिल्कुल कभी भी नहीं आने देगा। तो इस बात को थोड़ा लॉजिक दिमाग से भी सोचो कि जियो वाला काफ़ी टाइट है, अंबानी की कंपनी काफ़ी टाइट है, एकदम दीवार की तरह खड़ी है, अंबुजा सीमेंट की तरह खड़ी है। कहते हैं ना अंबुजा सीमेंट, ये दीवार टूटती क्यों नहीं, उस तरीके से खड़ा है। जियो वाला पागल नहीं है कि उसने इतने बड़ा अपना एक एम्पायर खड़ा कर लिया, फ्री में लोगों को आईपीएल भी दिखा रहा है, मैचेस भी दिखा रहा है, इतने हज़ारों करोड़ों रुपए का उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, और वो ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही दूसरे किसी प्लेयर को जो लॉस मेकिंग कंपनी कर रहा है उसको मार्केट में आने देगा? ये कभी भी इम्पॉसिबल है, कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, पॉसिबल कब हो सकता है? अगर एयरटेल मार्केट में ना हो तो उसके कॉम्पिटिटर में सरकार कोई ना कोई प्लेयर लाएगी, ये हो सकता है। पर आपको भी पता है कि एयरटेल इतना, मतलब उसने भी इतना इन्वेस्टमेंट किया है, इतना मेहनत किया है, तो ऐसे ही तो पीछे नहीं हट जाएगी। इतनी बड़ी कंपनी है, मार्केट में लिस्टेड है, निफ्टी 50 में आती है कंपनी उसकी, तो ऐसे ही कोई चीज़ नहीं डूब जाएगी तुरंत। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है। अभी जो भी चल रहा है एमटीएनएल में, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, पर जितना दिखाई दे रहा है कि ये एक ट्रैपिंग का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं है। पैसा डबल के चक्कर में इसमें पैसा आधा हो जाएगा। बाकी इसके तो कुछ टारगेट सपोर्ट लेवल बता के कुछ भी मतलब नहीं है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। मैं आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बता देता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, आपको सुन के मज़ा आएगा। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग कितना है, 56% है अराउंड, और इसमें एफआईज की भी होल्डिंग है 0.38%, और इसमें डीआईज की होल्डिंग है, जिसमें डीआईज की होल्डिंग है 13% ऑलमोस्ट। और ये 13% किसने होल्ड किया है? एलआईसी ने होल्ड किया है, मतलब एक सरकारी कंपनी ने होल्ड किया है। बाकी पब्लिक तो 29% की होल्डिंग है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देनी होती है कि मार्केट में ऑलरेडी बड़ा और बड़ा हाथी है, दो हाथी है, तो किसी कुत्ते को नहीं आगे आने देंगे मार्केट में कि वो मार्केट में आके लीड करे, सस्ते में इंटरनेट दे। तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना, ये सारे ट्रैपिंग में कभी फंसना नहीं। पैसा फंस जाएगा, लोअर सर्किट पे जाएगा तो फंसे रह जाओगे। और मैंने पहले भी बोला था, अभी पे भी बोल रहा हूँ, इन सारे स्टॉक में आपको कुछ सीखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम पैसा लगाते सीखने के लिए, पैसा बनाने के लिए हम पैसा नहीं लगाते। तो इसमें आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा? ये अपर सर्किट पे चल रहा है, इसका बुक वैल्यू -375 है, कंपनी का मार्केट कैप 5000 करोड़ है। मुकेश अंबानी ने अपने बेटे के शादी में ही 10,000 12,000 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया, और ये एमटीएनएल का मार्केट कैप ही 4,500 करोड़ का है। तो सोचो, मुकेश अंबानी क्या एमटीएनएल को अपने आगे आने देगा? कभी नहीं आने देगा। एकदम लॉजिक से सोचने वाली बात है। तो ये सारी बातों को एक्चुअली आपको ध्यान देना चाहिए। जितना एमटीएनएल को गवर्नमेंट हेल्प कर रही है पैसा देके, जो न्यूज़ में आ रही है, उससे ज़्यादा महंगे महंगे घड़ी तो उसके बेटे अनंत अंबानी ने पहना रहेगा शादी में। तो ये सारी थोड़ी बातें लॉजिक लगाया करो, तब इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोचना, तो आपको समझ में आएगा हाँ ये बात तो सही है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान दो, इन सारे स्टॉक से दूर रहो। ये भले गवर्नमेंट भी बोले ना कि ऐसे स्टॉक 500 रुपये जाने वाला है, तो भी आपको इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो है हमको सामने दिख रहा है, इसका सारा जो था वो क्रियाक्रम हो चुका है, कंपनी का काम ख़त्म हो चुका है। अभी सरकार काफ़ी कुछ भी बात कर रही है कि हम सस्ता देंगे, ये देंगे। सरकार को करना होता तो वो बहुत पहले ही कर चुकी होती थी। जब मार्केट में जियो सबको ख़त्म कर दिया ना, तो सरकार तभी एक्शन ले सकती थी। सरकार ने तब क्यों नहीं एक्शन लिया? सरकार अब क्यों एक्शन ले रही है? सरकार को क्या इतना दिमाग नहीं था कि कल को जियो आएगा तो अपने हिसाब से वो प्राइस तय करेगा? मार्केट में जब प्राइवेट लीडर आएगा ये टेलीकॉम सेक्टर में, तो अपने हिसाब से रिचार्ज के पैसे वो फिक्स करेगा। तब क्या गवर्नमेंट का उतना दिमाग नहीं चल रहा था? अब चलने लगा। तो ये भी सोचने वाली बात है ना। सरकार वो टाइम पे भी तो कुछ कर सकती थी ना, आखिर उस टाइम पे क्यों नहीं किया? क्योंकि सरकार चाहती थी कि प्राइवेट प्लेयर आगे आए। तो
तो ये सारी छोटी बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। बाकी जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया केवल स्टडी पर्पस के हिसाब से बताया, तो इसको कोई भी आप बाय सेल का कॉल नहीं समझना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो इस बात का आप ध्यान रखना। जो भी आपको बाय सेल का कॉल लेना रहता है वो एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से लेना होता है, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैंने बस केवल आपको एक स्टडी पर्पस के हिसाब से बताया, एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना।